ठीक है, चलिए देखिए ऐसा है, लास्ट क्लास भी वर्क चल रहा था, उससे पहली क्लास में भी वर्क चल रहा था, 2 क्लास से हम वर्क कर रहे हैं। अच्छा, पहली क्लास में वर्क कौन सा करा था? पहली क्लास में वर्क करा था जब कांस्टेंट फोर्स हो, और नेक्स्ट क्लास में वर्क करा जब वेरिएबल फोर्स हो। क्या फर्क है कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में? कांस्टेंट फोर्स में लगातार जितना भी हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे उस पर फोर्स कैसा रहेगा? एक जैसा। बच्चों आप लोगों को बातें बंद करनी पड़ेगी, दो दो करके डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल चुप होना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको वर्क करवाया था वो उस फोर्स के द्वारा था जो फोर्स बार बार अपने आप को क्या कर रहा था? चेंज कर रहा था। या तो फोर्स बढ़ रहा था या फोर्स क्या हो रहा था? घट रहा था। कुछ भी हो रहा हो, फोर्स बदल रहा है ना, या कांस्टेंट रह रहा है। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या निकाल लूं? बोलो एरिया निकाल लो। याद है वो ग्राफ का क्या निकाल लो? बोलो एरिया। तो वो क्या आ जाएगा? बोलो वर्क डन आ जाएगा। नहीं आ रहा याद? ऐसे तो करा था हम लोगों ने, भूल जाते हो तुम लोग, लगता है मेरे को याद है। मैंने अच्छा ग्रुप में आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस भेजी हैं, ठीक है? अब सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म का पेपर अच्छा जाए, जो बच्चे लेट आए हैं, काफ़ी 1 महीना तक पहले तक भी आए हैं तो लेट ही हैं एक तरीके से, तो जो बच्चे चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से पेपर चला जाए फर्स्ट टर्म का, आपको आगे की चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम ना करें, कुछ चीज़ें तो हालांकि मैं कराऊंगा। जैसे संडे को मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कराऊंगा पूरा, क्योंकि रिसेंट जो 4th चैप्टर है उसमें ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बिना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो संडे को तो मैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की क्लास लगाऊंगा, जिसको आने उसमें आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सिखाऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने भेजी हैं अब, क्योंकि सारी चीज़ें हम बैकअप में नहीं कर पाएंगे, तो जितनी मैंने वीडियोस भेजी हैं ग्रुप में, ये बहुत काम की वीडियोस हैं, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली इनसे, तो वो वीडियोस आप 1 बाय 1 करके घर पे कवर करना स्टार्ट कर दो। सीक्वेंस में भेजी हुई हैं 3 वीडियोस मैंने भेजी हैं कैलकुलस की, जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखा रखा है, और वो कैसे फिजिक्स में अप्लाई हो रहा है ये बता रखा है। तो वो 3 वीडियोस कवर करो, ग्रुप में आप सब हो, 3 वीडियोस कैलकुलस की कवर करो, और बाकी की वीडियोस मैंने भेजी है मोशन इन प्लेन से, उसमें मैंने पूरा वेक्टर सिखा रखा है, वेक्टर की कवर करो, चल जाएगा वीडियो। आवाज़ ज़्यादा करेगा ये, देखता हूँ। तो जितना मैंने भेजा है ना भाई, इसको अपने एंड पे लो और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? जिसने करा हुआ उसकी कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं करा हुआ ये उनके लिए है बच्चों। अब सुनो भाई, कहाँ इसमें पहुँचे थे, तो एक क्वेश्चन दूँ ऐसा ही, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एनसीईआरटी बुक किसके पास है? एक बच्चा एनसीईआरटी बुक दिखाएगा। ये क्वेश्चन करा आप लोगों ने वैसे? अच्छा, इस क्वेश्चन में बताना जरा क्या क्या सिनेरियो क्रिएट हो रखा है, आप बताओगे जरा क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कौन मुझे बस शब्दों में बयां कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन का मतलब ऐसा चल रहा है? हाँ भाई अर्षित जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है? अरे तुम बताओ तो सही क्या कहना चाह रहा है। विनय तुम बताओगे ये कैसे बताना, क्या बताना चाह रहा है कि फोर्स कितना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे है? अरे आसान सी चीज़ है यार, इसमें क्या इतना मुश्किल है? For first 20 units of displacement, the force is increased from 40 Newton to 60 Newton. Then we applied a constant force of 60 Newton for the next 20 meters. And then we decreased the force to 20 Newtons for the next 15 meters. यही तो चल रहा है यार। तो फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं, बोलो फोर्स कैसा है? वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स है तो सीधा हम क्या कर सकते हैं? बोलो उसके नीचे का एरिया निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो वर्क डन आ जाएगा। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा ना बिल्कुल भी? ठीक है। भाभी कौन सी दोनों में से? भाभी, भूवी, ओके। सो एरिया इसका एक बात बताओ, अरे मैं एरिया कराऊं या कर लोगे यार? इसका एरिया बताओ, कराऊं या कर लोगे? हो जाएगा ना यार। इसको ऐसे कर लेना, ऊपर का ट्रायंगल निकाल लेना, नीचे का रेक्टेंगल पोर्शन हो जाएगा, फिर ये पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, फिर ये ट्रायंगल निकाल लेना, नीचे का रेक्टेंगुलर पोर्शन निकाल लेना, टोटल आ ही जाएगा। तो नहीं करवाऊँ ना ये चीज़ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा मेरे पास है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखो सब बच्चे। मौसम हो गया बहुत बढ़िया, उस दिन वाला सेम रिपीट हो रहा है। क्या? अरे तो प्रिपेयर हो के आओ ना, पहले से प्रिपेयर हो के आओ। पहली बात, जूते मत पहन के आओ, चप्पलों में आओ, है ना? और क्या, कंटिन्यूस चप्पलों में आओ कुछ दिन, क्योंकि बारिश होनी है। छतरी रखो, नहीं तो अपने बैग में कट्टा रखो, मैंने बोला भी था कट्टा। वो कट्टे में कुछ नहीं करना, वो कट्टे में ऐसे एक बार हाथ मारना है,
वो टोपी बन जाएगी पूरी, ऐसे सर पे लगाया कोई बारिश नहीं आएगी। हाँ हरियाणा में आज भी यही यूज़ होता है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, गाँव में बहुत जगह पे यूज़ होता है। चलो एक क्वेश्चन है, a woman pushes a trunk, hey bus, on a railway platform. बच्चों इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो जल्दी से, सब बच्चे इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, जो मैं लिख रहा हूं उसका ग्राफ खुद से ट्राई करो। पहले 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है ये वुमेन जो है अगले 10 मीटर के लिए, फिर कहती है देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, एंड हर अप्लाइड फोर्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। reduces linearly with distance to 50 न्यूटन। आ जाओ सब बच्चे आ जाओ, आप बच्चे बोर्ड पे देखो भाई, क्लास सभी बच्चों को बोर्ड पे इस क्वेश्चन को पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये क्या कहता है, उसमें देखना ब्लिंक कर रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है सब बच्चे। एक वुमेन है जो एक ट्रंक को पुश कर रही है ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म विच इज अ रफ सरफेस है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे उसको पुश कर रही है, लिखना बंद करे सब समझे। शी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। पहले 10 मीटर के लिए उसने कितना फोर्स लगाया बोलो, 100 न्यूटन का। उसके बाद कहते हैं देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद द डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। उसके बाद कहते हैं वो प्रोग्रेसिवली थक जाती है और उसका जो फोर्स है वो 100 न्यूटन से घट के बोलो कितना रहता है बोलो 50 न्यूटन हो जाता है। उसके बाद क्या बोलती है, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। जो टोटल दूरी उसने तय करी वो कितनी करी बोलो 20 मीटर। अच्छा शुरू के 10 मीटर के लिए उसने कितना कांस्टेंट फोर्स लगाया 100, लेकिन अगले 10 मीटर में उसका प्रोग्रेसिवली फोर्स 100 से 50 हुआ, एकदम 50 नहीं आशीष, 100 से 50 धीरे धीरे घट के 50 हो गया। ठीक है भाई, मुझे ग्राफ बनाना आ गया इसका सिंपल। वो कहता है पहली बात तो क्या, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, ओ सॉरी वुमेन, नहीं इसने बताया था टोटल डिस्टेंस जो ट्रंक ने मूव करा 20 मीटर किया, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। कहती है लेकिन जब ये 20 मीटर चल रहा होता है दूरी, इस दौरान एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, कितने न्यूटन का बोलो 50 न्यूटन का। अच्छा सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, हाँ भाई इधर, अगर ये वुमेन ने, भाई बीच में यहां पर ध्यान दो, इस वुमेन ने अगर इस ट्रंक को पुश किया है तो शुरू के 10 मीटर के लिए बोलो कितना फोर्स लगाया उसने,
शुरू के 10 मीटर के लिए उसने कितना कांस्टेंट फोर्स लगाया बोलो 100 न्यूटन का। लेकिन अगले 10 मीटर की कहानी आप लोगों को पता है कि अगले 10 मीटर में उसका फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा, वो 100 से घट के बोलो कितना हो गया 50, लीनियरली डिक्रीज हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है भाई, इस दौरान जितने भी दौरान वो चल रही थी ना, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन था वो कितने का था बोलो 50 न्यूटन का। और आप सब बच्चे जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो मेरे को लगता है ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नहीं आए ना बात समझ में? मोशन कर रही है 20 मीटर तक, शुरू के 10 मीटर के लिए उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। फॉर द नेक्स्ट 10 मीटर्स उसका फोर्स 100 से घट के बोलो कितना हुआ 50 हुआ। और थ्रू आउट द 20 मीटर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर 50 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो क्या कहता है, सुन लीजिए क्वेश्चन सुन लीजिए। आपको क्या क्या बनाना है सब बच्चे, एक तो जो अप्लाइड फोर्स है वुमेन के द्वारा, फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाना है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे लग रहा है और हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे बदल रहा है। दोनों चीजें बतानी है। तो गाइस एक बात सुनो, मैं यहां पर एक ग्राफ बनाने वाला हूं, अब ध्यान से सुनेंगे इस ग्राफ को। चलिए ये आप लोगों का ग्राफ यहां से, ठीक। अब मान लेता हूं मैंने यहां पर कहीं पर 50 का स्केल ले लिया और यहां पर कितने का बोलो 100 का, सीधा एक ये फोर्स एक्सिस है बच्चों, हाँ भाई क्लास, ये 0 न्यूटन फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। कितना 20 तक करना है ना, 2 करके ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। चलिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है जिसको मैं एक्स बोल सकता हूं। चलिए तो सबसे पहले अप्लाइड फोर्स बताइए। शुरू के 10 मीटर के लिए अप्लाइड फोर्स कितना है 100। तो कैसी लाइन आएगी, बहुत अच्छे, अब शायद तुम समझ गए कुछ बच्चे। तो 10 मीटर तक तो फोर्स 100 ही रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे होता था अगले 10 मीटर में क्या हुआ, फोर्स घट के 50। तो 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स इतना हो चुका है, 50 पे आ चुका है। तो यहां के बाद वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रहा है कुछ ऐसे। क्या मैंने सही बनाया? ये किस चीज का ग्राफ है जरा बताओगे? ये है फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन विद द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ जो उस वुमेन ने फोर्स लगाया वो कैसे लगाया। तो शुरू के 10 मीटर के लिए तो बोलो कैसा लगाया उसने 100 न्यूटन, और बाद में अगले 10 के लिए बोलो उसने क्या करा 100 से घटा के बोलो कितना कर दिया 50। मेरे को लगता है ये वाली बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सबको क्लियर है भाई ये वाली बात? अक्षत डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर कुछ भी। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन बच्चा बताएगा, हाँ भाई क्लास, आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बोलो 50। और देखो वेक्टर्स की जिन बच्चों को नॉलेज है ना वो ये बात जानते हैं कि अगर मैं इधर के फोर्स को पॉजिटिव कह रहा हूं, अगर मैं इधर के फोर्स को बोलो क्या कह रहा हूं पॉजिटिव, तो इधर के फोर्स को बोलो क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव। देखो भाई ये वेक्टर्स का लॉजिक है, ये बात मैंने आपको बीच में एक बार बताई भी थी जिन बच्चों ने वेक्टर नहीं करा हुआ। अगर ये वाली डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव है तो ये वाली बोलो क्या होगी नेगेटिव होगी। सो गाइज इस तरफ को फ्रिक्शन लग रहा है अगर 50 का तो कितना होगा, आ जाओ मैं जल्दी -50 माना जाएगा। कितना माना जाएगा बोलो -50। ले लो यहीं से ले लो या वहां से ले लो, वहां से जल्दी जल्दी भाई, आप बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। तो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा है पूरे 20 मीटर्स के लिए। तो क्या फ्रिक्शन चेंज हुआ है आशीष? फ्रिक्शन क्या चेंज हुआ है? फ्रिक्शन चेंज नहीं हुआ सर, फ्रिक्शन शुरू से लेकर एंड तक बोलो कितना लगा 50। बस फर्क इतना है सर, फ्रिक्शन लगा है इस डायरेक्शन में। तो अगर आपने इस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव साइड पे ट्रीट करा है तो इस डायरेक्शन के फोर्स को बोलो क्या करोगे नेगेटिव साइड पे ट्रीट करोगे। मतलब कि सर आप मान के चलोगे -50। क्या मान के चलूंगा? फोकस करिएगा सब बच्चे भाई, बोर्ड पे नहीं समझ में आया मुझे बताना, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन इस -50 का मतलब क्या है, यहां पर मैं एक लाइन खींचूंगा पूरी की पूरी ऐसे करके कि पूरे 20 मीटर के लिए ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ये थ्रू आउट द मोशन बोलो कितना रहा है बोलो -50। -50 का मतलब भैया बिल्कुल भी ये मत समझना कि 0 से कम है। माइनस जस्ट स्टैंड कर रहा है किसके लिए बोलो डायरेक्शन के लिए। -50 का मतलब भी बोलो क्या है 50 ही है। बस -50 और +50 में फर्क बताओ क्या है। +50 का मतलब कोई एक डायरेक्शन है, -50 का दूसरी डायरेक्शन है, लेकिन है वो भी 50 न्यूटन ही। तो गाइस फ्रिक्शन कॉन्टिन्यूसली आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज अ नेगेटिव। एंड नेगेटिव का मैंने -50 लिया, उसको अगले 20 मीटर्स के लिए वो -50 ही रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है यार, आप लोग मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों ने वर्क डन सीखा था आप लोग जानते हो ना कि ये जो वुमेन काम कर रही है कैसा काम कर रही है पॉजिटिव वर्क डन, कैसा कर रही है बोलो, और जो फ्रिक्शन कर रहा है बोलो कैसा कर रहा है नेगेटिव वर्क डन। याद करो उसको कम कर रहा है उसके टोटल वर्क डन को, नेट वर्क डन को। याद आया कुछ? तो आप लोग कैसे करोगे जरा मुझे बताओ सब बच्चे। इसके नीचे का एरिया निकालोगे तो किसका एरिया आ जाएगा, किसका वर्क डन आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा वर्क डन बाय वुमन। और ये वाला एरिया जब मैं निकालूंगा तो बोलो क्या आएगा, दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अरे यार भूल गए तुम लोग सब, फ्रिक्शन याद है ना, अपोजिट में काम कर रहा है तो नेगेटिव वर्क डन करता है। सो मुझे सब बच्चे बताना भाई वर्क डन बाय वुमन कितना आएगा, वर्क डन बाय वुमन बताओ कितना आएगा बोलो। सो एरिया निकाल लो यार, एरिया कैसे निकलेगा ये बता दो मुझे फटाफट से। सर इसका निकलेगा 10 × 100,
100 इंटू 10 और बोलो फटाफट से, प्लस में कितना आएगा? सर ये ट्रैपेजियम टाइप है सर, इसको मैं ट्रायंगल के फॉर्म में कर लेता हूं, कर लूं ऐसे? बोलो नीचे का 10 और ये 50, तो 50 इंटू में 10, एक तो ये हो गया, लग रहा है क्लास। ये ग्राफ पहले आप मुझे बताइए, ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? वीडियो चालू हो चुकी भाई? हाँ भाई दीपांशु, वीडियो स्टार्ट है ना? सो गाइस ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है? ऊपर वाला ग्राफ बताओ क्या बता रहा है? ऊपर वाला बता रहा है कि वुमेन ने अपने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे बदला, और नीचे वाला क्या बता रहा है? फ्रिक्शन 20 मीटर तक कैसे काम करा। तो फ्रिक्शन से 50 का ही काम करा है, बस अपोजिट डायरेक्शन था, इसने -50 लिया। मेरे को लगता है ये ग्राफ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। अब ऊपर वाला जो एरिया आएगा, तुम सब बच्चे मुझे बताओ क्या आएगा? दिस इज वर्क डन बाय द वुमेन। एंड नीचे वाला जो एरिया आएगा वो क्या आएगा बताओ जरा? बहुत अच्छे, दिस इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। लेकिन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बोलो कैसा होएगा? नेगेटिव। एंड वर्क डन बाय द वुमेन कैसा होएगा? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, वर्क डन बाय द वुमेन कितना आएगा? वर्क डन बाय वुमेन हम कैलकुलेट भी कर रहे थे, तो मुझे सब बच्चे जवाब देना स्टार्ट करें भाई। वुमेन कितना काम करेगी यहाँ पर? सो 10 इंटू 100, 1000 तो ये वैसे ही करेगी। फिर यहाँ पर उसने, आपको पता है ना कैसे करते हैं? बोलो नीचे का 10 इंटू 50, एक ये हो गया, और प्लस में इस ट्रायंगल का हाफ इंटू, तो बेस बच्चों 10 का है, हाइट 50 की है। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। बोलो कितना आएगा? 1000 प्लस 500 प्लस 250। तो इस वुमेन ने कितना पॉजिटिव वर्क डन किया? 1750 जूल का काम इसने ट्रंक पे किया है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? 1750 जूल का काम इसने ट्रंक पे किया है। लेकिन अब आपसे ये भी सवाल है कि क्या फ्रिक्शन ने कुछ काम नहीं करा भाई? फ्रिक्शन ने इसके अगेंस्ट काम किया है, फ्रिक्शन ने इसके अगेंस्ट काम किया है। और कितना काम करा है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन ने भैया, आप बोलेंगे सर नीचे -50 है, इंटू में 20 है, तो बोलो कितना? सीधा कर दो यार, -50 इंटू 20 बोलो कितना आ जाएगा? -1000 जूल बोल सकते हो। अच्छा अगर ऐसे नहीं कर रहे थे तो कैसे करोगे? कहोगे सर फ्रिक्शन लग रहा है 50 का, डिस्प्लेसमेंट हुई 20 की, और cos 180 की। जिन बच्चों ने पहली क्लास दी उनको पता होना चाहिए एटलीस्ट। फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, भूल गए लगता है सर, ये सिखाया था पहली क्लास में नहीं? तो ये -1000 जूल आएगा, इसका मतलब फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट काम कर रहा था। तो सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करो, ओए नेट वर्क डन कितना हुआ? ओए नेट वर्क डन कितना हुआ जरा बताओ? 1750 तो औरत ने किया था, लेकिन 1000 जूल फ्रिक्शन ने उसके विपक्ष में कर दिया भाई, अपोजिट में कर दिया। तो मुझे बताओ जरा नेट कितना काम हुआ? सिर्फ 750 जूल का नेट वर्क डन हुआ। नहीं आया समझ में? सिंपल है, आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे को लगता है ये एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको समझ में आ गया होगा। अब तुम मुझे बस ये बताओ, अगर तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करना हो, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो तो भी हो जाएगा, और चाहे वेरिएबल फोर्स हो, बढ़ रहा हो घट रहा हो तो भी हो जाएगा। उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? फ्रिक्शन में कितना है? 50 का फ्रिक्शन लग रहा है, 20 मीटर तक वही लगा है, तो 1000 हो जाएगा। और फ्रिक्शन बस अपोजिट में है, इसलिए माइनस का आएगा। अपोजिट में तो माइनस का ही होता है ना। चलो अब एक और चीज सिखाता हूं। चलिए जो मैं अब सिखाने वाला हूं ना, क्योंकि कोई वैसा टॉपिक नहीं लूंगा जो सर्टेन हो, लेकिन यहां पर कुछ मैं आपको क्वेश्चन सिखाने वाला हूं। ये है आपका रिलेशन बिटवीन मोमेंटम। अब लेकिन आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी तो ये बताया नहीं। कोई दिक्कत नहीं, अभी सुनो जरा, मैंने नहीं बताया अभी काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को, लेकिन पहले से कुछ तो पढ़ रखा है ना। ये जो मैं टॉपिक तुम्हें बताने वाला हूं ना, 4 क्वेश्चन कराऊंगा, यहां पर 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और ये 4 क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आने की संभावना इस चैप्टर में किसी भी अदर टॉपिक से सबसे ज्यादा है। मतलब इस चैप्टर को सबसे पहली प्रायोरिटी पे कोई टॉपिक अगर टीचर उठाता है तो कौन सा उठाता है? ये वाला टॉपिक उठाता है। यहाँ से वो एक क्वेश्चन डालता है, 2 नंबर का भी डाल सकते हैं, 3 नंबर का डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कितना लेंथ वाला क्वेश्चन है। तो ये है क्या चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, टीचर्स का ध्यान रखना। सीबीएसई का तो बहुत ही फेवरेट है। गवर्नमेंट स्कूल वाले तो समझ लो कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा, हर साल आता है, हर बार हम बताते हैं, हर साल बच्चों के पेपर में मिलता है क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखिए, काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगर कोई भी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ भाई, m मास का है,
और उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है, v है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी होगी? क्या तुम जानते हो? अरे नहीं जानते। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मैं यहां पर लिख देता हूं, ए भाई इधर, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy। इधर देख लो जरा फटाफट से। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वैसे? जरूरी है हाइट पे हो? हाइट पे ना हो तो हाँ भाई क्लास प्लीज बोर्ड पे बार बार बोलना ना पड़े यार चुप होने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या होता है? थोड़ा शुरू कर दिया टॉपिक मैंने। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी के पास वो एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से है। किसकी वजह से है? उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। लिखो मत, लेकिन इतना होता ही नहीं है यार, थोड़ा सा होता है, पोर्शन पीडीएफ मिल जाता है, घर पे लिख लिया करो, समझो बस को। मैंने बोला अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई चीज चल रही है तो उसके मोशन के दौरान जो उसके पास एनर्जी है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। या मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको बोलो क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और जनरली इसका फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास तक क्या पढ़ा है? अगर कोई m मास की चीज v वेलोसिटी चल रही है, एक बॉल है मेरे पास, उसका कुछ मास है, उसको मैंने फेंका तो कुछ वेलोसिटी उसकी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बोलो हाफ mv²। बहुत सिंपल है। लेकिन एक एनर्जी ऐसी होती है जो बॉडी के पास ना उसकी पोजिशन की वजह से होती है। मोशन भले ही ना हो लेकिन पोजिशन की वजह से एनर्जी है। जैसे कि तुम मुझे बताना, ये मेरे पास अभी यहाँ पर एक रिमोट है, क्या चल रहा है? ये चल तो नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। बट इसके पास एनर्जी है कि नहीं, बस मुझे ये बताओ। है। कौन सी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। वो एनर्जी जो बॉडी में पोजीशन की वजह से, पोजीशन कैसे? अभी हाइट पे है, दिखाता हूँ एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी ना हमेशा सिस्टम में स्टोर्ड होती है। कैसे? अगर जैसे मैं छोड़ूंगा ना इसको, देखो जैसे मैंने छोड़ा, बोलो कहाँ की तरफ आई? नीचे की तरफ आई। ऐसी एनर्जी जो बॉडी के पास किसकी वजह से है? बोलो पोजीशन की वजह से। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे हाइट पे है, बोलो एनर्जी है कि नहीं? हाँ भाई आशीष, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास कुछ हाइट पे है, चल नहीं रहा है, इसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है? 0 है। लेकिन इसके पास मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी भले ही 0 है बट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज जिस पोजीशन पे है उस पे एनर्जी सर्टेन करती है भाई। दूसरा सुनो, मान लो मेरे पास ऐसे करके एक स्प्रिंग है, मैंने इसको क्या करा? बोर्ड पे सुनो भाई, मैंने इसको क्या करा? स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया और मैं इसको अब यहां पर पकड़ के बैठा हूं। इस तरीके से मैंने मान लो इसको होल्ड कर रखा है, समझो मेरी बात को, पकड़ रखा है। तो पकड़ रखा है तो इसका स्पीड तो अभी 0 है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना है? 0 है। अरे भैया मैंने इसको पकड़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? अरे भैया इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्या? आपने उस ब्लॉक को स्प्रिंग से खींच के ऐसे पकड़ रखा है, भले ही वो रुका हुआ है बट उसके पास एक एनर्जी है। कैसे एनर्जी है? आप जैसे ही छोड़ोगे वो निकलेगा यहां से। तो ये कौन सी एनर्जी होती है? बोलो पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसकी इस पोजीशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी आ रही है, बिकॉज स्प्रिंग स्ट्रेच हो रखी है। यहां पर एक पोजीशन है हाइट वाली, उसकी वजह से एनर्जी है। आप इस पेंडुलम को खींच लीजिए, सुनते रहिए भाई। एक पेंडुलम है मेरे पास, ये पेंडुलम है, इस पोजीशन पे कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं इधर ले गया, बोलो इधर मैंने पेंडुलम को हैंग कर रखा है, बोलो एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो इस पोजीशन के पास इसकी वजह से एनर्जी है। एक मैंने धनुष लिया, उसमें तीर को ऐसे मैंने स्ट्रेच कर दिया, बोलो ऐसे मैंने तीर को पकड़ रखा है, धनुष में तीर लगा के उसको पकड़ रखा है, चल तो नहीं रहा, मोशन तो नहीं हो रहा। मोशन नहीं हो रहा तो बोलो क्या है? काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? है। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है बोलो कौन सी होती है? बोलो पोटेंशियल एनर्जी। चिंता मत करिए, हम डिटेल में पढ़ने वाले इन चीजों को, लेकिन बस काइनेटिक एनर्जी का जिक्र था तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी के सब बच्चों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? हाफ mv²। और यहां जो मैं तुम्हें टॉपिक कराने वाला हूं ना, वो क्या कहना चाह रहा है आइए समझते हैं। सब बच्चे मुझे बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? बता चुका हूं मैं आप लोगों को, सब बच्चों को मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू। और सब बच्चे मुझे बताना काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। हाँ भाई ध्यान दो, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू
वो सब भूल जाओ, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, अगर कोई चीज़ का मास m है उसकी वेलोसिटी v है तो मोमेंटम है mv, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बनाना है, देखो मैंने कैसे बनाया। हाँ भाई ध्यान दो, मैंने इसमें ना ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में क्या m। क्या मैं मैथमेटिकली ऐसा कर सकता हूँ, सब बच्चे बताओ। मैथमेटिकली वी आर करेक्ट कि अगर मैंने ऊपर भी सेम चीज से मल्टीप्लाई करा नीचे भी सेम चीज से, क्यों करा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि mv को बोलो क्या बोलते हैं, मोमेंटम, और ये mv स्क्वायर है, तो क्यों ना एक और m मल्टीप्लाई करके इसको mv का स्क्वायर बना लिया जाए। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, ऊपर है हाफ mv स्क्वायर, मैंने ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करा नीचे भी m से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय में m। मैथमेटिकली करेक्ट है, काट दोगे वापस वहीं आ जाएंगे। लेकिन अब मैं m स्क्वायर v स्क्वायर को बोलो क्या लिख सकता हूँ, बोलो p स्क्वायर। तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन बनता है ना बच्चों, वो ये बनता है k बराबर में बोलो कितना, p स्क्वायर अपॉन में क्या 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में क्या 2m। रिलेशन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत बेसिक सा रिलेशन है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं बच्चों। पहले तुम मुझे बताओ, रिलेशन समझने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से बोल दो भाई। किसी भी बच्चे को रिलेशन समझने में कोई आपत्ति है तो मुझे बोलो। सबको क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, लिखो, टू बॉडीज हैव of masses m1 and m2 have same momentum. Which body has higher kinetic energy? इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। क्लास मैं कुछ बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान नहीं है ना आप लोगों का। क्वेश्चन पढ़ो। पहले तुम सब मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है बोलो, p इज इक्वल टू में mv। काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम के बारे में मैंने भी लास्ट 2 क्लास पहले आपको कुछ बताया था, दैट इट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मोशन, की मोशन कितना ज्यादा इफेक्टिव है। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी ना p स्क्वायर अपॉन में 2m है, ध्यान देना यार, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होता है, और आपको बोलता है कि अब मेरे पास 2 बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। प्लीज ध्यान देना, और m1 m2 से भारी है, मतलब पहले वाली बॉडी दूसरी बॉडी से भारी है, एक भारी एक हल्की है, लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है। मयंक, 2 बॉडीज हैं, मासेस अलग अलग है, लेकिन मोमेंटम बोलो क्या है, तो कौन सी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? इज इट हैवियर और लाइटर? भारी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा या हल्की बॉडी का? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। 2 अलग अलग मास की बॉडीज हैं लेकिन मोमेंटम सेम है। अच्छा पहले तो तुम मुझे इलैबोरेट करो, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बॉडीज का मास अलग है बट मोमेंटम सेम है? बोलो कैसे होएगा? रौनक, 2 बॉडीज का मास अलग है बट मोमेंटम सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है? मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फिर जब दोनों का मास ही अलग है तो मोमेंटम कैसे सेम हो गया? सर जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम रही होगी, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी, तो हो सकता है सर, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मोमेंटम सेम हो सकता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, विच वन हैज अ हायर काइनेटिक एनर्जी? उन दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी रहेगी या किसी की ज्यादा किसी की कम रहेगी, लाइटर की ज्यादा रहेगी, हैवियर की कम रहेगी, जो भी है बताओ, बताओ क्या करना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी है लेकिन मोमेंटम दोनों का सेम है। मोमेंटम दोनों का ऐसा कैसे हो गया? हल्की बॉडी तेज चल रही होगी और भारी बॉडी धीमे चल रही होगी, तो मोमेंटम हो गया सेम, मास इनटू वेलोसिटी सेम हो गया। तो कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हल्की वाली बॉडी की या भारी वाली बॉडी की? क्या लगता है बच्चों? लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको लगती है ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आता है बच्चों आप लोगों का, देखते अच्छा कितनों को लगता है कि हल्की वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? कितनों को ऐसा लगता है? बहुत ज्यादा मेजोरिटी में ऐसा लगता है। और कितनों को लगता है भारी वाली की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? अच्छा ऐसा आपको क्यों लगा कि हल्की वाली की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? क्योंकि आप सब बच्चों ने ये सोचा कि मास अगर कम होगा हल्की वाली बॉडी का तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी मोमेंटम बराबर है, और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बात है क्या होगी, ज्यादा होगी। समझने के लिए इसको हम ऐसा करते हैं, मुझे सब बच्चे बताओ, एक क्लास, एक मेरे पास m1 बॉडी है और एक मेरे पास क्या बॉडी है बोलो, m2। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी बोलो क्या है, लेकिन उसने बहुत क्लियर तौर पे कह दिया दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का मोमेंटम। अब मुझे तुम बताओ दोनों का मोमेंटम सेम होने का मतलब P1 किसके बराबर है? 2-3 तरीके हैं हमारे पास करने के लिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो दोनों तरीके समझ में आ जाएगा, जोन सा आपको अच्छा लगे उससे कर लेना यार। तो P1 और P2 बराबर है, इसका मतलब M1 V1 किसके बराबर है?
क्या बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, दोनों बराबर है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। जरा बताइए पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरे वाले की काइनेटिक एनर्जी m2 v2 स्क्वायर। हमें ये देखना है कि k2 ज्यादा होगा या k1 ज्यादा होगा। हाँ भाई क्लास, क्या मैं अब तक सही चल रहा हूँ? पहले वाली बॉडी का मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, दूसरी का मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। इधर भाई आशीष, दोनों का मोमेंटम बराबर है, दोनों का मोमेंटम बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया। इसका मतलब m1 v1 बराबर क्या होगा? m2 v2। हमें जानना था कि k1 बड़ा होगा या k2 बड़ा होगा। सो k1 होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, k2 होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसके लिए कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का रेशियो निकाल के देखो। रेशियो निकालो, ये रेशियो क्यों, तभी समझ में आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे, अरे ऐसे ही करोगे? जरा बताओ, हाफ से हाफ, बोलो क्या बचेगा? m1 बाय में m2, और v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर है, तो v1 बाय में v2 का स्क्वायर। अब कहेंगे सर इससे क्या करना है? अरे ध्यान दो बच्चों, आसान तरीका भी है हमारे पास, लेकिन करना ऐसे भी सीखना है, क्योंकि इसका कुछ काम होता है। अब तुम मुझे बस ये बताओ सब बच्चे, यहां से मैं अगर v1 बाय v2 निकाल लूं, तो v1 बाय v2 को बोलो क्या लिखूंगा? m2 बाय, ध्यान देना, v1 बाय v2 को निकालूंगा m2 बाय m1। पुट करो यहां पर, बोलो कितना आएगा? m1 बाय, अरे v1 बाय v2, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बोलो कितना आएगा? m2 बाय, इसका बोलो क्या? स्क्वायर। चलो बताना जरा, m2 का स्क्वायर होएगा, नीचे m2, एक m2 कट जाएगा, नीचे m1 का स्क्वायर होएगा, एक m1 कट जाएगा। बताना जरा क्या बचेगा? m2 बाय m1। और क्या तुम जानते हो, अब ध्यान से मुझे देख के बता दो, m2 बड़ा या m1 बड़ा? क्वेश्चन के हिसाब से बताओ, m2 बड़ा या m1 बड़ा? m1 बड़ा। हम जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो m1 m2 से बड़ा। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये 1 से छोटी आएगी या 1 से बड़ी आएगी? अगर ये चीज बड़ी है नीचे वाली और ऊपर वाली चीज छोटी है, अरे यार ऊपर वाला 4 है नीचे वाला 7 है, तो ये जो नंबर आएगा k1 बाय k2 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा। इट मीन्स k1 बाय k2 इज लेसर देन 1, इज लेसर देन 1। इसका मतलब k1 इज लेसर देन, इसका क्या मतलब है बताओ जरा? कि पहले वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है? कम, और दूसरे वाली की बोलो क्या है? ज्यादा। इसका मतलब जो हल्की बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ ही नहीं आया सर लेकिन, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? फर्स्ट बॉडी हैज, या यूं बोल सकते हैं हैवियर बॉडी हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी एंड लाइटर बॉडी हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। अब ये हुआ एक लंबा चौड़ा तरीका, ये तरीका शायद समझ नहीं आया, लेकिन आया समझ में? नितिन डाउट लग रहा है? कुछ भी नहीं है, दोनों का मोमेंटम बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो करके देखेंगे। अच्छा एक बात सुन लीजिए, ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, क्या काम आती है? जब भी कभी आपको बोले ना ये ज्यादा या वो ज्यादा, ये ज्यादा या वो ज्यादा, तो दोनों का रेशियो निकाला करो हमेशा। क्या निकाला करो बोलो? रेशियो। इससे फायदा क्या होगा? अगर तुम्हारा रेशियो के सामने जो भी चीज आ रही है उससे पता लग जाएगा ये वाली चीज 1 से बड़ी आने वाली है 1 से छोटी। अगर ये वाली चीज 1 से बड़ी आने वाली है, 1 से बड़ी आने वाली है, तो अपने आप पता लग जाएगा k1 k2 से बड़ा है। और ये वाली चीज अगर 1 से छोटी आने वाली है तो बोलो क्या आ जाएगा? k1 k2 से छोटा आ जाएगा। और ये वाली चीज एग्जैक्टली अगर 1 के बराबर आने वाली है तो k1 किसके बराबर आ जाएगा? इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जिस चीज में पूछा ना कि ये बड़ा या वो बड़ा, तो क्या निकाल लो? उसका रेशियो निकाल लो। क्या निकाल लो? क्योंकि रेशियो के जरिए पता लग जाता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। क्लियर हो रहा है? मैं इसलिए k1 k2 का रेशियो निकाल रहा हूं। चलिए ये तो एक वे है। अगर आपको इससे नहीं करना तो एक और मेरे पास ऑल्टरनेटिव तरीका है। सब बच्चे मुझे बताओ, यहां पर ध्यान देना भाई सब बच्चे, आप क्या जानते हो फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? p²/2m। अब तुम मुझे बताओ दोनों बॉडीज का क्या सेम है? हाँ भाई, दोनों बॉडीज का क्या सेम है? मोमेंटम। तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m। लेकिन मोमेंटम वाली वैल्यू दोनों के लिए बोलो क्या है? दोनों के लिए p² की वैल्यू बोलो क्या आएगी? सेम, क्योंकि दोनों का मोमेंटम बोलो क्या है, लेकिन दोनों का मास सेम। फोकस करो फोकस करो, बहुत बहुत ईजी है, डायरेक्ट है बिल्कुल। दोनों का मोमेंटम बोलो क्या है? सेम, तो दोनों का न्यूमरेटर तो सेम आएगा यार। पहले वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा उसमें भी p² आएगा, दूसरे वाले में p² आएगा, बिकॉज दोनों का p बोलो क्या है? सेम। नहीं आ रहा भूमि समझ में? लेकिन क्या दोनों का मास सेम है? तो इसका मतलब अगर ये सेम है दोनों के लिए तो काइनेटिक एनर्जी सीधा किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? मास के ऊपर। किसके ऊपर बोला? तो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं आई ना बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? सो बोलेंगे लाइटर बॉडी हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होगी? ज्यादा होगी। नहीं तो यहां मोमेंटम दोनों का सेम हो गया तो फिर वो चीजें चेंज होगी ना, मोमेंटम भी तो सेम हो गया ना। तो फिर हमें अब देखो इस फॉर्मूले में तुम कह सकते हो कि इस मास के अलावा उसकी वैल्यू को कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा।
क्योंकि ये सेम होगा दोनों के लिए और 2 भी क्या हो गया सेम, तो सिर्फ मास डिसाइड करेगा किसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज़्यादा। यहाँ कंडीशन डली हुई कि दोनों का मोमेंटम सेम है, तब बात कर रहे हो। अच्छा लेकिन एक बात बताओ भाई, एक क्लास प्लीज़, आप लोग ये कहोगे सर फिर वही वाला तरीका लगाते नहीं, ये वाला क्यों लगाना यार। कभी कभी ना वो आप लोगों से ये पूछ लेता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा जो मास का रेशियो होगा वही दोनों की काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो होगा। देखो m2/m1, k1/k2 किसके बराबर है, m2/m1। एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन करो, एक और लिखो, 2 बॉडीज, अब आप ही करेंगे मैं नहीं कराऊंगा ये वाला, 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, फिर वही m1 m2 से बड़ा है, उम्मीद करता हूं सब अच्छा करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम काइनेटिक एनर्जी। करना। अच्छा क्या बदलाव है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ के बताओ क्या बदलाव है क्वेश्चन में। इस बार दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, बताओ मोमेंटम किसकी ज्यादा होगी। प्रोसीजर लगाना जो कराया वही, कोशिश करना इनसे ही करो, आएगा आंसर। पहले वाला समझ में आया तुम लोगों को या नहीं आ रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आते ही। ऑल्टरनेट तरीका है दूसरे वाला जो है, हाँ मतलब हैवियर बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है, हैवियर का ज्यादा है। कैसे करा, उस वाले तरीके से या इस वाले से, पहले वाले से, उस वाले से। आने दोनों चाहिए लवेश, क्योंकि कई बार वो आपसे रेशियोज पूछ लेगा, फिर आप फंस जाएंगे ना, ध्यान रखना है इस बात का। m1 का ज्यादा है, घर पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई सभी बच्चे। चलो आओ सब बच्चे, एक बात तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है। हाँ भाई इस बार फिर से बॉडीज के मासेस अलग हैं, एक भारी एक हल्की है, लेकिन दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। इसका मतलब k1 इस बार किसके बराबर है, k2 के। मैं k1 किसके बराबर है, k2 के। लेकिन पूछा मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, क्या पता सेम में मिल जाए। मैंने कहा मैं तो रेशियो निकालूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ p1/p2 की रेशियो निकालूंगा। सब बच्चे वैसे ही प्रोसीजर अपनाएंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो k1 और k2 में बोलो क्या है, बोलो बराबर है, पहले उसी तरीके से। इसका मतलब इस बॉडी का भी हाफ m1 v1 स्क्वायर और इस बॉडी का भी हाफ m2 v2 स्क्वायर बराबर है। अच्छा हो सकता है ना ऐसा, यार एक का मास ज्यादा है, कि वेलोसिटी मतलब इसका मास ज्यादा रहा होगा तो वेलोसिटी कम रही होगी, इसका मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई होंगी। तो क्वेश्चन को देख के काम करना है कि उसने बोला सेम काइनेटिक एनर्जी है। हाँ भाई क्लास, सेम काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चे तो उसमें सेकंड वाला आसान है सर, अरे इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी क्लास के एंडिंग में। तुम मुझे बताओ दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मैंने रख दिया k1 k2 बराबर है, इसका मतलब हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। नितिन क्लियर है यहाँ पर, समर बताओ हाफ से हाफ क्या हो गया, बोलो क्या आ गया, m1 v1 स्क्वायर बराबर में कितना, m2 v2 स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम करके छोड़ दीजिए। और तुम्हें क्या बताना है कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो आप क्या करो, पहले वाली बॉडी और दूसरी वाली बॉडी के मोमेंटम का रेशियो निकालो। मैंने फिर रेशियो वाली बात क्यों करी, अगर रेशियो एक्जैक्टली 1 आ गया, रेशियो एक्जैक्टली कितना आ गया 1, तो दोनों का मोमेंटम इसका मतलब बराबर रहा होगा, p1 p2 बराबर आ जाएगा। अगर रेशियो 1 से बड़ा आ गया तो p1 p2 से बड़ा होगा, अगर रेशियो 1 से छोटा आ गया तो p1 p2 से, तो मुझे पता लग जाएगा किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इसलिए हमेशा रेशियो निकालने, क्या निकालने बोलो, समझे नहीं ना मेरी बात को। सो काइनेटिक एनर्जी को सेम मान लिया गया और मोमेंटम्स का क्या निकाला गया, बोलो रेशियो। सो व्हाट इज p1/p2, बोलो p1 कितना, बोलो m1 v1 और p2 बोलो कितना। अब तुम इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए तरीके ढूंढो, या तो पूरा का पूरा ये किसमें बना लो, हाँ भाई, या तो पूरा बना लो मास में या पूरा बना लो वेलोसिटीज में। मैंने मासेस में बनाना है हमेशा, बिकॉज मास का मेरे को पहले से पता है कि m1 m2 से बड़ा है। सो मैंने यहाँ से वेलोसिटी निकाली, कैसे, सब बच्चे बोर्ड पे भाई, v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, m2 बाय में, अरे यार नहीं आ रहा समझ में,
v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर m2 बाई m1, और वहां मुझे v1 बाई v2 पुट करना है, तो मुझे तुम बताओ v1 बाई v2 का स्क्वायर कितना आ गया, m2 बाई, और मुझे तुम बताओ v1 बाई v2 कितना आ गया, रूट ऑफ m2 बाई में, तो मुझे बताओ सब बच्चे, ये तो m1 बाई m2 है ही, और यहां आ गया रूट में m2 बाई में क्या। अब इतना मैथमेटिक्स में आपसे उम्मीद करता हूं भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा। क्लास ऊपर m1 है, नीचे रूट m1 है, बताओ रूट m1 से m1 कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा, रूट m1। कह रहे ये क्या हो गया यार, ऊपर 2 है नीचे रूट 2 है, क्या तुम्हें पता है मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकता हूं और इससे काट सकता हूं, तो रूट 2 से 2 कटने पे रूट 2 बचेगा ऊपर, पता है वाली बात, वही चीज कर रहा हूं मैं। रूट m1 से m1 कटेगा तो ऊपर रूट m1 बचेगा, और m2 से रूट m2 कटेगा तो ये नीचे रूट m2 बचेगा, क्या बचेगा बोलो। तो सब बच्चे मुझे बता दो कितना आ गया, रूट ऑफ m1 बाय में। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम मुझे बस ये बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, m1 बड़ा है m2 बड़ा। सर m1 बड़ा, वी नो, हम जानते हैं कि m1 m2 से बड़ा है, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, क्लास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऊपर 7 है नीचे 4 है, अरे न्यूमरेटर बड़ा है यार, अंदर रूट में जो वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी, और 1 से बड़े किसी भी नंबर का रूट कर लेना वो 1 से बड़ा ही आएगा। करिए कौन सी बात करके देख लो, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो उसका रूट कर लो, 2 ले लो उसका रूट कर लो 1.41 आएगा, 3 का रूट 1.73 आता है, और 1 का रूट भी लास्ट 1 आता है। 1 से बड़े किसी भी नंबर का रूट क्या आएगा बोलो, 1 से बड़ा ही आएगा। बच्चों मेरी बात को नहीं समझ पा रहे ना तुम लोग, कैसे कह रहा हूं, 1 का ही रूट 1 आता है, बस ध्यान रखना। इसके बाद तुम 1.01 का भी रूट करोगे ना तो वो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ध्यान रखना, बड़ा ही आएगा 1 से, ध्यान रखना। सो मैं ये बोलूंगा, सारी बातें छोड़ो ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ओवरऑल वैल्यू किससे आएगी, 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब 1 से बड़ी मतलब P1 बाई P2 का जो रेशियो आएगा 1 से क्या आएगा, 1 से बड़ा। इसका मतलब P1 किससे बड़ा, इसका मतलब पहले वाली बॉडी बोलो कौन, हैवियर बॉडी, हैवियर बॉडी का मोमेंटम बोलो क्या होगा, ज्यादा। हैवियर बॉडी हैज मोर मोमेंटम। नहीं आया ना समझ में। अच्छा इसी को ऑल्टरनेटिव वे में कैसे करते हैं, ऑल्टरनेटिव वे बताओ। सब बच्चे जानते हो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, इस बार बात मोमेंटम की करनी, तो पी स्क्वायर कितना आ गया बोलो, तो पी बोलो कितना आ गया, √2m के। अब सब बच्चे मुझे एक बात बता दो भाई, क्लास सभी बच्चे मुझे एक बात बता दो, बहुत आसान तरीका है। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ये दोनों बॉडीज की बोलो क्या है, सेम है, और ये 2 भी दोनों के लिए बोलो क्या लगेगा, सेम। अगर मैं दोनों की मोमेंटम निकालूंगा इस फॉर्मूले से तो मैं कहूंगा दोनों का k भी सेम है और दोनों के लिए 2 भी सेम है, बस क्या अलग है बोलो, मास। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी बोलो क्या होगा, ज्यादा। तो वो मास किसका ज्यादा बोलो, हैवियर बॉडी का, तो उसका मोमेंटम भी बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं यार इन्हें बात समझ भाई, पी स्क्वायर बराबर 2m क्या आ गया, पी आ गया √2m के। मतलब किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, हाँ भाई क्लास, किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, √2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी तो उसने बोली क्या है, सेम है, और 2 भैया नंबर दोनों के लिए वैसे भी सेम होगा, तो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा रहेगा उसी की मोमेंटम बोलो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास यहाँ पर। तो हैवियर बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। नहीं है बात समझ में, इससे पता लग रहा है हैवियर बॉडी हैज मोर मोमेंटम। नहीं आ रहा ना समझ में। कुछ टीचर्स आपको ये चीज ऐसे भी सिखा सकते हैं स्कूल में कि आपका मोमेंटम कितना जानते हो बोलो, √2m के। तो बोलेंगे पहले वाली बॉडी के लिए, फॉर फर्स्ट बॉडी, या दोनों बॉडीज का मोमेंटम का रेशियो देखो कैसे करेंगे, वो कहेंगे 2 तो दोनों के लिए सेम है। इस बॉडी का पहले वाली बॉडी का मास कितना आएगा, m1, पहले वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, k1। नीचे बोलेंगे 2 तो वही है दोनों के लिए, m2 और बोलो क्या, k2। लेकिन वो आपको ये बात बोलेंगे कि सर देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दी गई है, सेम है। क्वेश्चन में क्या दी गई बोलो, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि मोमेंटम क्या होती है किसी बॉडी की। हाँ भाई मोमेंटम किसी बॉडी की क्या होती है, √2 उसका मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा पहले वाली बॉडी की होगी √2 इंटू में उसका मास इंटू में उसकी काइनेटिक एनर्जी। दूसरी वाली बॉडी की मोमेंटम क्या होगी, √2 इंटू में उसका मास इंटू में उसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या है, सेम, दोनों के लिए √2 बोलो क्या है, तो बोलो कुल मिला के क्या बचेगा, √m1 बाय में। बिल्कुल वहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया जहां पर क्वेश्चन ये वाला है। सो बहुत सारे मेथड्स हैं, आप जैसा मर्जी मेथड यूज करिए, बट अभी से 2 क्वेश्चन हुए, इसके क्वेश्चन मुझे और भी बताने हैं। अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कई बार वो ना आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देगा और पता है क्या बोलेगा, बताइए अगर दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनकी मोमेंटम्स की रेशियो इनमें से कौन सी है, और आपको 4 ऑप्शंस देगा। एक ऑप्शन देगा m1 बाय m2, एक ऑप्शन देगा m2 बाय m1, एक ऑप्शन देगा √m1 बाय m2, एक ऑप्शन देगा √m2 बाय, कहेगा 2 बॉडीज की अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो बताइए उनकी मोमेंटम्स का रेशियो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना √m1 बाय P1 बाय P2 आएगा, √m1 बाय m2, ऑप्शन नंबर सी आएगा। नहीं आ रही ना बात समझ में।
और पिछले वाले केस में बोलो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आएगा m2 बाई में क्या m1। आशु नहीं है ये बात समझ में। देखिए इन क्वेश्चंस को करने का ना एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूं, अभी भागने की मत लगाइए, सुनिए ध्यान से। इन क्वेश्चंस को करने की एक सिंपल अप्रोच मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस में या तो ये आपको बोलने वाला है, अभी 2 मिनट जो बोलूं ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस में या तो ये आपको बोलने वाला है मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक की बात करेगा, किसका ज्यादा किसका कम, या बोलो क्या बोलेगा, काइनेटिक सेम है तो बोलेगा बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा किसका मोमेंटम कम। नहीं आ रही बात समझ में? तो जो चीज इसने सेम बोली उनको सेम कर दो, पहले मान लो सेम, इक्वेशन बना ली वहां पर। और जो चीज के बारे में पूछ रहा है कि कम या ज्यादा, उनका बोलो क्या निकालो, रेशियो निकालो। क्या निकालो? यही सबसे एक्यूरेट थिंग तो यही है क्वेश्चन करने की, बिकॉज इसमें आप कभी फंसोगे नहीं। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, या तो बोलेगा दोनों का मोमेंटम सेम है तब पूछेगा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, या बोलेगा दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है किसका मोमेंटम ज्यादा है। तो जब बोले मोमेंटम सेम है तो दोनों का मोमेंटम आमने सामने बराबर रख दिया, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे किसकी ज्यादा किसकी कम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का बोलो मैंने क्या निकाला, रेशियो सॉल्व करा। रेशियो 1 से बड़ा है तो भी पता लग गया, 1 से छोटा है तो भी मुझे सीन पता लग गया। कैसे पता लग रहा है 1 से बड़ा 1 से छोटा? रेशियो निकालो, आपको पता लग जाएगा। जो सामने चीज आई है ना उसमें वो चीज 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी, क्योंकि m1 m2 की रेशियो से पता लगेगा। जब उसने बोला दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैंने दोनों की काइनेटिक एनर्जी को सेम रख दिया और P1/P2 का रेशियो निकाला, इससे पता लगा मुझे P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है। सबसे एक्यूरेट तो यही है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, बिकॉज जब तुम्हें मासेस देगा और कभी कभी वो पूछेगा ना P1/P2 कितना है, सीधा निकल भी जाएगा। बोलेगा एक बॉडी का मास है, सुनना, एक बॉडी का मास है हमारा 36 kg, एक बॉडी का मास है हमारा 4 kg, तो बताओ मोमेंटम्स की रेशियो क्या आएगी अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, आपका दिमाग ऐसे काम करेगा, सर ने सिखाया कैसे, अब ऐसे याद भी होना चाहिए कि सर ने बोला था काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो तो मोमेंटम्स की रेशियो आती है √m1 में क्या m2। तो पहले वाली बॉडी के सर मास बोल रहे हैं 36 kg, दूसरे वाली का बोल रहे हैं 4 kg, 36 से 4 कटेगा 9 पे, √9 कितना आएगा 3, तो पहले वाली बॉडी का मोमेंटम 3 गुना आएगा दूसरे वाली बॉडी का मोमेंटम से। बच्चे कहते सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा दे दिया 36 kg और 4 kg, आपने तो कुछ और कराया था। चीज वही थी, एग्जामिनर टेस्ट करता है क्वेश्चन को, आप लोगों को बस समझना है कि क्वेश्चंस यही 2 फॉर्मेट के बने हुए इनके पास। कौन से 2 फॉर्मेट? या तो दोनों की मोमेंटम सेम है काइनेटिक अलग होगी, या काइनेटिक सेम है तो मोमेंटम अलग होगी। अरे नहीं आया समझ में? तो ये मोमेंटम काइनेटिक के ये वाले क्वेश्चंस क्लियर है भाई? अरे नहीं आ रहे समझ में? और इससे पहले जो मैंने तुम्हें ग्राफिकल क्वेश्चंस करवाए हैं, क्या तुम्हें ये क्लियर है? ये ग्राफ वाले, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज डेफिनेटली अ वर्क डन। पक्का? मुश्किल लग रहे हैं क्या ये सब? बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। और सुन लो, जो मैंने वीडियोस ग्रुप में भेजी हैं उनको 1 बाय 1 करके देखना शुरू करो। संडे को एक बैकअप क्लास रहेगी, उसमें केमिस्ट्री का मैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। जो रिसेंट बच्चे आए उनको तो आना ही, जो 1 महीने पहले जिन्होंने करा ही नहीं हो सेकंड चैप्टर, बाकियों की ऑप्शन रहेगी। और जितना ये कराया उतना भैया अच्छे से पढ़ लो अब घर जाके। प्राची नहीं आ रहा समझ में? कर लोगे?